हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत दिन बाद मैं क्लास ले रही हूँ। बहुत दिन से मुझे बहुत सारा काम करना था, इस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी। आज बहुत दिन बाद हम क्लास ले रहे हैं, तो आज हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने वाले हैं, तो दिल थाम के आपको बैठना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि 9वें T20 विश्व कप क्रिकेट 2024 में भारत ने किस देश की टीम को फाइनल में पराजित कर विश्व विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण दिवस 2024 की जो थीम है वो है सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। फिर सेकंड स्टेटमेंट है विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड द ड्रॉट रेजिलियंस थी। इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो पूछ रहा है कि इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोनों ही जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। पहली बात तो ये कि जो पर्यावरण दिवस, सबसे पहले तो ये कि पर्यावरण जो दिवस होता है वो हमारा मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है, पर ईयर। और इसकी जो थीम है ये 2023 की थीम थी, सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। बिकॉज ये जो थीम है वो प्लास्टिक प्रदूषण के किस पे आधारित थी, समाधान पर आधारित थी। और इस साल मतलब 2024 को हमारी जो थीम है वो है लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंट, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी हमारा गलत हो गया। और 2000 मतलब बेसिकली क्या किया है, इसको ना इंटरचेंज कर दिया है। मतलब कि 2023 की थीम जो थी उसको 2024 में लिख दिया, और 2024 की जो थीम है 2023 में लिख दिया। तो आप इसको चेंज करके अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोनों ही कथन क्या है, असत्य हैं। फिर मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम सबसे पहले देख लेते हैं। एक साइड पे मंत्रालय दिया हुआ है, सेकंड पे दिया हुआ है उसकी आवंटन, ठीक है, कौन से मंत्रालय को कितना % जीडीपी का जो है वो आवंटित हुआ है। तो सबसे पहले अगर बात करें रक्षा मंत्रालय की, तो रक्षा मंत्रालय का हमारा हो जाएगा 13%। फिर है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, तो इसका हमारा हो जाएगा ये 5.8%। रेलवे का हमारा है 5.3%। और फिर है उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, ये है हमारा 4.6। मतलब इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, नोट डाउन भी अच्छी तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा आवंटन जो है, सबसे ज़्यादा वो कौन से क्षेत्र में है, बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में से बताइए। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि 2024-25 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना % होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4.9%। सबसे पहले जान लेते हैं राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो राजकोषीय घाटा बेसिकली क्या होता है कि सरकार की वो उधारी होती है जो कि सरकार बेसिकली क्या करता है कि अपने मतलब बहुत सारा जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होता है उसको करने के लिए सरकार बाहर से जो उधारी लेता है, बेसिकली वो राजकोषीय घाटे में आता है सरकार के, ठीक है। ये हमारा कितना है, 4.9% है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। और इसमें 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि आम चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में लगभग कितना 56.92% मतदान हुआ। फिर सेकंड है कि आम चुनाव 2024 में कुल 65.79% मतदान दर्ज किया गया। और दोनों में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आम चुनाव 2024 उत्तर प्रदेश में जो टोटल मतदान हमारा हुआ था वो दर्ज किया गया था हमारा 65.79%, ठीक है, ये हमारा आम चुनाव में। तो बेसिकली बात यहाँ पे ये है कि कुल मतदान जो है ये हमारा ये है 65.75। और अगर बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए तो मतदान हमारा हुआ था इस बार लक्षद्वीप में सबसे अधिक 84.16%। और उत्तर प्रदेश में अगर बात किया जाए तो मतदान हुआ था हमारा 56.92%। और बिहार में हमारा सबसे कम % हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जो डेटा दिए हुए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष क्या करते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री, तो आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से याद होगा कि ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो है बेसिकली प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों ओर
समक्ष वार्षिक प्रधानमंत्री की ओर से नहीं रखते हैं, किसकी ओर से रखते हैं, बताइए बताइए। बिल्कुल, प्रेसिडेंट की ओर से रखते हैं। किसकी, प्रेसिडेंट की ओर से। और इसके लिए प्रेसिडेंट की अनुमति भी क्या होती है, लेनी पड़ती है। फिर है केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग जो है वो नहीं की जा सकती। तो जो हमारा ये है वो बिल्कुल सही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि राष्ट्रपति की जो है अनुमति लेना क्या है, अनिवार्य है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये तो हमारा गलत है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि लागत मुद्रास्फीति सूचकांक को किसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है स्किल इंडिया डिजिटल हब यानी कि सिद्ध के विषय में क्या करना है, विचार करना, और कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा विकसित एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो होते हैं वो इसके भागीदार होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब बोथ जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर है हाल ही में प्रकृति पुनर्स्थापन योजना को किस संगठन ने प्रारंभ किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ ने। ये सभी जो क्वेश्चन है ना वन लाइनर, वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं और इससे आप सबको नोट डाउन करना है और डेली रिवीजन करना है। ठीक है, तभी आपको ये याद होगा और आप एग्जाम में क्या करेंगे, अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपने नॉलेज को। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के विषय में विचार करना है कि 2024-25 में सरकार द्वारा लगभग कितने लाख दिया है कि ग्रीन वॉश जो होता है, ग्रीन वॉश वो शब्द है किसका सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो हमें पता है कि पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना ग्रीन वॉशिंग शब्द जो होता है वो उससे रिलेटेड होता है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूं कि अगर पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करके हमारा पर्यावरण की हम सेवा कर रहे हैं, इस भावना को अगर कोई भी एड जो होता है एडवर्टाइजमेंट में शो किया जाता है, तो बेसिकली एक तरह से ग्रीन वॉशिंग शब्द है। ठीक है। और ये एक तरह से उपभोक्ताओं से किया गया एक भ्रामक वादा होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, प्रोडक्ट को जानबूझ के झूठ में बताया जाता है, झूठ के लिए, कि ये प्रोडक्ट जो है ये पर्यावरण अनुकूल है, ये बिल्कुल इको फ्रेंडली है, ऐसा ऐसा करके कस्टमर को झूठा और भ्रामक वादा दिया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रीन वॉशिंग क्या होता है। फिर है हमारा पारिस्थितिकी या पदछाप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, मतलब कौन सा सही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। पारिस्थितिकी या पदछाप, उसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है पारिस्थितिकी घटकों की जो आवश्यक मात्रा है जो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक होती है वही पारिस्थितिकी या पदछाप होती है, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। देखो किगाली समझौता किससे संबंधित होती है। तो किगाली समझौता जो होती है वो हमारा संबंधित होती है ओजोन परत के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि आईपीसीसी की स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ष 1988 में, मतलब ऑप्शन नंबर ए। फिर है मैच द कॉलम, आइए देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है एक तरफ संस्था और दूसरी तरफ उसके मुख्यालय दिए हुए हैं और उसके आंसर को हमें देखना है। तो भारतीय विज्ञान प्राणी सर्वेक्षण जो है वो हमारा है कोलकाता में। फिर है भारतीय वन सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण हमारा देहरादून में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो है वो हमारा कोलकाता में है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जो है वो हमारा कहाँ है, नई दिल्ली में। मतलब इसका ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। और इस तरह के क्वेश्चन यूपीपीसीएस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं आपको कह रही हूँ इस तरह के एक दो क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्जाम में देखने मिलेंगे। फिर है चिपको आंदोलन की तर्ज पर दक्षिण भारत में चले वन संरक्षण आंदोलन का जो नारा है उलीसु बेलेसु बलासु, इसका अर्थ है वन को बचाओ बढ़ाओ और काम में लाओ। इस आंदोलन के जो प्रणेता है वो पांडुरंग हेगड़े हैं। उपर्युक्त विवरण जो है वो किस आंदोलन के संबंध में दिया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एपिको आंदोलन। कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो सच में हमारा जो दिमाग है घूम जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि एपिको आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो हमें याद होना चाहिए पांडुरंग हेगड़े, इसी से हमारा दो है। और एपिको आंदोलन में बोलेगा कि आंदोलन का नारा क्या था, और ऑप्शन में कुछ कुछ दिया रहेगा और उसमें ये रहेगा उलीसु बेलुसु बलासु। बहुत ही कम लोग होंगे जिनको ये पता होगा। ठीक है, तो एक तरह से ये इसी क्वेश्चन में हमने एक तरह से 3 क्वेश्चन देख लिए हमने। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है जैविक खेती के अवयव हैं। जैविक खेती के अवयव सबसे पहले दिया हुआ है जैविक खरपतवार नियंत्रण पद्धति, जैविक कीट एवं रोग प्रबंधन, कार्बनिक खाद्य और जुताई रहित खेत। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा उपरोक्त सभी। ठीक है, मैक्सिमम इसमें उपरोक्त सभी ही होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं अवयव के रूप में जो शायद हमें पता नहीं होंगे लेकिन वो होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में ऑल जो होता है वो सबसे सुटेबल आंसर होता है। अब हमारा दिया हुआ है अम्ल वर्षा के यौगिक और स्रोत। तो सबसे पहले आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें लिया हुआ मीथेन। मीथेन जो है ज्वालामुखी उद्गार से निकलता है, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हमें भी पता है कि जो मीथेन होता है वो धान के खेत, कोयले से, गैस ड्रिलिंग, आर्द्र भूमियों या फिर दीमक पशु के जो मतलब वो पशु जो होते हैं खाना चबाते हैं जनरली, तो उससे निकलता है। और अमोनिया जो होता है वो हमारा कृषि कार्य से निकलता है। अमोनिया किससे निकलता है? कृषि कार्य से। अभी अमोनिया उर्वरक ये सब आपने सुना भी होगा। तो ये दोनों जो है ये तो करेक्टली मैच्ड नहीं है। लेकिन सल्फर जो है वो कोयला दहन से निकलता है। नाइट्रोजन आकाशीय विद्युत ऊर्जा से निकलता है। फिर है बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो धूम्रपान से बिल्कुल निकलता है। तो मतलब इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब दिया हुआ है पोषकीय यानी सस्टेनेबल पर्यटन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो इसका बेसिकली उद्देश्य होता है वो है सांस्कृतिक अखंडता, पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना। मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि वे कीटनाशक जिनका छिड़काव होता है अपघटित नहीं होते हैं, खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद संग्रहित होते हैं, खाद्य श्रृंखला के उच्चतम स्तर पर विष की मात्रा उच्चतम होती है, यह परिघटना जो है वो कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? हमारा बायोमैग्निफिकेशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी। अब दिया हुआ है कि जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण में सम्मिलित है। स्वस्थानीय संरक्षण मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था कि जो स्वस्थानीय इन सीटू संरक्षण होता है बेसिकली उस स्थान विशेष से संरक्षण होता है जहाँ की जो जो किसी भी प्रकार के जो जानवरों की जो प्रजाति होती है, जंतु या पादप किसी भी प्रकार की, तो उसके वो प्राकृतिक आबादी या उसके स्थान पर ही उसका मतलब संरक्षण किया जाना। और जो एक्स सीटू होता है बेसिकली उसका जो प्राकृतिक आवास है उससे दूर ले जाकर हम उसको संरक्षित करते हैं, वो हमारा एक्स सीटू हो जाएगा। इन सीटू में उसके प्राकृतिक आवास में ही उस जंतु या पादप को क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। बेसिकली यदि हम इन सीटू संरक्षित क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि वन्य जीव अभ्यारण्य जो होते हैं वो इन सीटू होते हैं और नेशनल पार्क भी हमारे इन सीटू होते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन सीटू। बाकी संरक्षण दीर्घा है और डीएनए बैंक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्स सीटू हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये हमारा मनाया जाता है 20 जून को। फिर है पाँचवा G7 शिखर सम्मेलन से संबंधित विचार। तो पहला है कि यह सम्मेलन फ्रांस में आयोजित हुआ है। दूसरा है 2024 के अंत तक यूक्रेन को लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने पर क्या है? सहमति बनी है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो सम्मेलन है वो फ्रांस में आयोजित नहीं हुआ बल्कि कहाँ हुआ है? हमारा इटली में। कहाँ हुआ है? 50वां G7 इटली में हुआ है। बाकी ये जो सेकंड स्टेटमेंट है सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। सबसे पहले देख लेते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया में हमने पता है कि समलैंगिक विवाह कानूनों को मान्यता देने वाला जो देश है वो थाईलैंड है। फिर अब देखते हैं कि मैच द कॉलम है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्यता प्राप्त क्रमों का क्या करना है? सही क्रम में सुमेलित करना है। तो आइए सबसे पहले इसे मैच करते हैं। देखिए इसका जो सबसे मतलब सही आंसर हो जाएगा वो है पराग्वे। पराग्वे हमारा 100वां देश है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। लेकिन जो स्पेन है, स्पेन हमारा हो जाएगा 99, मतलब ये हमारा गलत है। फिर चिली, चिली जो है वो हमारा है 95 और पनामा जो है वो हमारा है 97, मतलब ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र को सतत विकास के लिए सीखने का जो है स्थल माना जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व यानी ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन है पवित्र उपवनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही हैं? तो इसमें दिया हुआ उत्तर पूर्वी भारत की गारो एवं खासी जयंतियाँ जो है पवित्र उपवनों में से किसी भी मानवीय हस्तक्षेपों पर क्या करती है? रोक लगाती हैं।
फिर सेकंड है कि भारत में पवित्र उपवनों को कानूनी रूप से संरक्षित प्रदान नहीं किया गया। बहुत ही नेगेटिव सेंटेंस, ऑलरेडी गलत लग रहा है, ये गलत ही हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा है कि भारत के निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्यों को उत्तर से क्या करना है, दक्षिण दिशा में। यहाँ बाघ अभ्यारण्य 4 दिए हुए हैं, उसको उत्तर से दक्षिण दिशा में हमें क्या करना है, ले जाना है। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं, तो इसे इंडिया के मैप से समझते हैं। दुधवा, सबसे पहले तो दुधवा हमारा जो है वो हमारे यूपी में है। तो अगर एक तरह से हम भारत का ये जो रफली ड्रॉ कर लेते हैं मैप, ठीक है, बहुत ज़्यादा रफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए भारत का मैप है, दुधवा मान लीजिए हमारे यहाँ यूपी है, ठीक है, तो दुधवा हमारा यहाँ हो जाएगा। फिर उसके बाद पन्ना, पन्ना हमारा मध्य प्रदेश में है, तो वो यहाँ हो जाएगा पन्ना, मान लीजिए दुधवा। फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा बेसिकली पेंच, पेंच हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बॉर्डर पे पड़ता है, तो मान लीजिए वो यहाँ हो जाएगा। फिर इंद्रावती, इंद्रावती तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा 1 2 3 4 ये हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप मैप के जरिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। एक बार और आप अच्छी तरह से मैप में एक बार और ड्रा कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा नीला हरा शैवाल। हमने बहुत बार ये क्वेश्चन पढ़ा है और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। अब हमारा असत्य युग्म का क्या करना है, चयन करना है, मतलब कि कौन सा मैच्ड नहीं है, वही हमारा असत्य युग्म होगा। तो अंडमान निकोबार में महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, ये सही है। आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, सही है। तेलंगाना में मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान है, सही है। असम में मोवलिंग नेशनल पार्क जो है वो नहीं है। मोवलिंग नेशनल पार्क जो है वो हमारा बताइए कहाँ पे है, बिल्कुल सही, वो हमारा है अरुणाचल प्रदेश में, मतलब ये हमारा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट डाउन कर ही लेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए।